ओके ऑलराइट, सबको दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। ओके ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट हो चुका है। आई होप कि गुरमेश जी भी ज्वाइन कर लेंगे बहुत जल्दी। ओके एडमिट कर लेता हूँ, वो वेटिंग रूम में है। ओके तो लास्ट हफ्ते हमने बात किया था कुछ स्केल्स के बारे में बात किया था। लेंथ स्केल मतलब कौन सा चीज कितना बड़ा होता है, ये सब बात किया थे। और थोड़ा एंड में हमने हर्ट्जस्प्रंग रसेल डायग्राम, जो HR डायग्राम है, जिसपे जो स्टार्स जो होते हैं वो अपने लाइफ टाइम, अपना जो जिंदगी होता है वो कैसे वो डायग्राम पे चलते हैं, उसके बारे में बात किया था, आपको याद होगा। तो आज हम उससे थोड़ा आगे चल के जो ब्राइटनेस है, वो ब्राइटनेस क्या होता है, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं स्टार्स के ब्राइटनेस को, और टेलीस्कोप कैसे वो ब्राइटनेस को देखती है, कैसे मेजर करती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी गो अहेड, थोड़ा एक सेकेंड, माय बैड। हाँ, बिफोर वी गो अहेड, एक दो क्वेश्चंस है लास्ट हफ्ते से, जैसे कि हम हमेशा करते आ रहे हैं। हम थोड़ा रिकैप कर लेंगे, हम थोड़ा वापस से याद कर लेंगे कि हमने क्या बात किया था लास्ट वीक। तो पहला क्वेश्चन, अच्छा तो पहले मुझे पूछ लेता हूँ, गुरमेश जी आप सुन पा रहे हैं हमको? यस सर। ओके, आपको स्लाइड दिख रहा है? जी सर जी। बढ़िया। हाँ, तो लास्ट हफ्ते का पहला क्वेश्चन है, What are the X and Y axis on the HR diagram? तो HR डायग्राम के बारे में हमने बात किया था। उसके X एक्सिस में कुछ एक क्वांटिटी है, उसके Y एक्सिस में कुछ क्वांटिटी है। वो दो क्वांटिटीज क्या क्या है? X एक्सिस में ब्राइटनेस एंड साइज, X एक्सिस में ब्राइटनेस, Y एक्सिस में साइज है, या फिर X एक्सिस में ब्राइटनेस एंड Y एक्सिस में साइज प्लैनेट्स के हैं, या फिर X में टेम्परेचर एंड Y में ब्राइटनेस है, या फिर लास्ट ऑप्शन है X में टेम्परेचर एंड Y में स्टार्स का डिस्टेंस है। सर टेम्परेचर एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स। टेम्परेचर एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स अबूजार का आंसर है। किसी और के पास कोई और आंसर है? कोई और गेस करना चाहेगा? गुरमेश जी के स्कूल से कोई गेस करना चाहेगा? बोलिए। अलका जी के स्कूल से कोई गेस करना चाहेगा? अलका जी का वीडियो ऑफ है तो हम देख नहीं पा रहे हैं कि आपके स्टूडेंट्स। हाँ अलका जी आप वीडियो ऑन कर दीजिए ना। हाँ, आप में से कोई गेस करेगा? मैम सेकंड। ओके, तो अबूजार का आंसर है थर्ड। आपका क्या नाम है? क्या नाम था आपका? आपका नाम क्या है? निधि। तो निधि ने कहा सेकंड, अबूजार ने कहा थर्ड। गुरमेश जी आपके स्टूडेंट में से कोई? यस थर्ड बता रहे हैं सर। थर्ड बता रहे हैं? टेम्परेचर एंड ब्राइटनेस। जी बिल्कुल, थर्ड सही आंसर है। थैंक यू, थर्ड बिल्कुल सही आंसर है, टेम्परेचर एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो है वहां पे टेम्परेचर है, जो ब्लू रेड पे डिपेंड करता है, वो कलर के बारे में बात करेंगे। और जो वाई एक्सिस में है वो है लुमिनोसिटी यानी कि ब्राइटनेस, स्टार कितना ज्यादा ब्राइट है, कितना वो लाइट देता है हमको। और ये दूसरा क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है कि which colors are the correct colors for temperature on the HR diagram? रेड कोल्ड है, ब्लू हॉट है, कि रेड हॉट है, ब्लू कोल्ड है, कि रेड और हॉट दोनों ही बहुत ब्राइट स्टार के लिए यूज करता है, या फिर रेड और ब्लू ये बस दो स्टार्स में हो सकता है, बाकी स्टार्स में नहीं हो सकता है। तो ये रेड और ब्लू जो है ये टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड है? सर रेड इज कोल्ड, ब्लू इज फिर से बोलिए अबू सर। रेड इज कोल्ड, ब्लू इज हॉट। ऑप्शन 1। तो अबू सर बोल रहे हैं पहला वाला ऑप्शन है। अभी अलका जी के क्लास में कोई बता, आपको क्या लगता है? अलका जी का क्लास आई थिंक फ्रोजन हो गए। फ्रोजन हो गए? नहीं आ गया वापस। अनम्यूट कर लो ना।
अनम्यूट कर लो आप लोग, म्यूट हो। अलका जी के क्लास में कोई बता पाएगा कौन सा आंसर होगा? आई थिंक दे जस्ट अनम्यूट म्यूट। करके बताइए प्लीज। सर सेकंड वाला है। सेकंड वाला रेड है। इज और हॉट, ब्लू इज कोल्ड। ओके, और गुरमेश जी की क्लास में किसी को आता होगा? यस सर। फर्स्ट वाला। पढ़ते बताओ। फर्स्ट वाला, जी बिल्कुल सही। फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है एक्चुअली। रेड कोल्ड है और ब्लू हॉट है। हमको ज्यादातर लगता है हमारे आसपास जो हम चीजें देखते हैं उसमें हमको एक्चुअली लगता है कि रेड हॉट है और ब्लू कोल्ड है, बट जहां तक स्टार्स के सवाल है, स्टार्स जितना वो ज्यादा गर्म होते हैं वो उतना ब्लू होते हैं, और वो जितना कम गर्म होते हैं वो उतना रेड होते जाते हैं। तो यही हमने लास्ट वीक बात किया था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है मुझे पता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला यहाँ पे ताकि हमको थोड़ा वापस से याद आ जाए कि रेड इज एक्चुअली कोल्ड एंड ब्लू इज एक्चुअली हॉट। So for instance, one thing to add here, if you अगर आप फायर को देखते हो ना, सबसे अंदर वाला पार्ट जो सबसे हॉट होता है वो हमेशा व्हाइट या ब्लू होता है। आप कभी अगर फायर जला के देखोगे ना, तो सबसे अंदर वाला पार्ट हमेशा blue होता है और बाहर वाला पार्ट रेड होता है, क्योंकि बाहर कोल्डर होता है जनरली। यस एग्जैक्टली, थैंक यू श्वेता। सॉरी, ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो चीज के बारे में बात करना चाहूंगा। पहले तो हमने एक पोर्टल बनाया, आप सब लोग ओपन फील्ड कलेक्टिव का जो एल्गल ब्लूम है उसमें ऑलरेडी आप पार्ट ले रहे हैं। एल्गल ब्लूम प्रोजेक्ट में आप लोग ऑलरेडी पार्ट ले रहे हैं, जिसमें आप आप फोल्डस्कोप से आप लोग पानी में एल्गी देखते हैं, वो आप करते हैं ऑलरेडी? यस सर, यस। ओके, तो वो करने के टाइम पे जैसे आप वहां पे अपलोड करते हैं आपके जो माइक्रोस्कोप या फोल्डस्कोप में जो आप देखते हैं वो जो ऐसे अपलोड करते हैं, वैसे ही इस प्रोजेक्ट में आपने मान लीजिए आप में से कोई है जो टेलीस्कोप, आपके स्कूल में टेलीस्कोप्स है, टेलीस्कोप से आपने मान लीजिए कोई फोटो लिया सैटर्न का या किसी चीज का, उसका फोटो आप अपलोड कर सकते हैं इस पोर्टल में। तो ये पोर्टल अभी अभी नया नया बना है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से एक बार डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा। आई थिंक देवेंद्र जी भी ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो ये जो है ये लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, बट ये लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप ओपन फील्ड कलेक्टिव के डेटाबेस के वेब पेज पे आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग देवेंद्र जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ इसलिए मैं आपकी वॉइस सुनता रहूंगा सर। जी बिल्कुल, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। हाँ, मैं और यही बच्चे बोलने भी वाला था। हमारे स्कूल से आगे सर बच्चे क्या? हाँ जी, आ गया। गुरमीत जी जुड़े हुए हैं सर। जी जुड़े हुए हैं। ठीक, थैंक यू। तो मैं यही बोलने वाला था कि तो ये जो लिंक है, ये लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा वन स्काई पोर्टल बोल के मिलेगा, वहां पे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा। ये यूजर नेम और पासवर्ड जहां तक मुझे पता है फिलहाल बस देवेंद्र जी और शशि जी के पास है। देवेंद्र जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप जो यूजर नेम और पासवर्ड एल्गल ब्लूम प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं, वही यूजर नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे यूज करके आप लॉग इन कर सकते हैं। शशि जी आज शायद नहीं है, तो जब अगर शशि जी रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी पता चल जाएगा कि उनका जो एल्गल ब्लूम वाला जो लॉगिन ईमेल आईडी है और पासवर्ड है, वही यूज करके आप यहाँ पे भी लॉग इन कर सकते हैं। जी सर, है मेरे पास वो। जी बिल्कुल। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से वेब इमेज आता है, कुछ इस तरह से वेबसाइट आएगा, वहां पे आप इमेज फाइल चूज कर सकते हैं। इमेज फाइल चूज करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट कैटेगरीज है। पहले तो स्टूडेंट का नाम देना पड़ेगा कि कौन सा स्टूडेंट की, मान लीजिए मैंने एक मून का फोटो लिया, ठीक है, मान लीजिए आप में से किसी ने मून का फोटो लिया है, तो वो जिस स्टूडेंट ने लिया है उसका नाम यहाँ पे होगा। फिर हम कैटेगरी चूज करेंगे। कैटेगरी में फिलहाल अभी हम मून, सैटर्न, नेबुला
और कुछ प्लॉट या ग्राफ क्या है वो हम 2-3 हफ्ते में हम उसके बारे में बात करेंगे। एक प्रोजेक्ट होगा, उसका रिजल्ट आप लोग अपलोड कर सकते हैं, या फिर जो भी है, या फिर अदर कुछ और चीज हो, वो कैटेगरी चूज करके फिर उनका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि ये किस चीज का फोटो है, किस चीज का ये रिजल्ट है, या किस चीज का प्लॉट है, ये लिख के आप अपलोड कर सकते हैं। और एक बार आप अपलोड कर देंगे तो उसके बाद आप सी गैलरी कर सकते हैं, और सी गैलरी करके आपने अभी अभी जो अपलोड किया वो आपको दिख जाएगा। तो ये मैंने ऐसे टेस्ट के दौरान कल, आई थिंक कल या परसों अपलोड किया था, तो ऐसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक फोटो अपलोडेड है। तो ऐसे ही इसके साइड में, इसके बगल में बाकी आप लोग जो अपलोड करेंगे, मतलब देवेंद्र जी और शशि जी जो अपलोड करेंगे आपके स्टूडेंट्स के जो काम, वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये बस बताना था जल्दी से। तो हम वापस चलते हैं। ये जो लिंक है, ये लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, जो देवेंद्र जी, शशि जी और बाकी लोगों को मिल जाएगा। तो ठीक है, लेट्स गो अहेड। सर एक्चुअली आपके लिए थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगा। सर गुरमेश जी हमारे यहाँ से जो टीचर हैं वो भी काफी मतलब पैशनेट वर्क कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि सर उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया आपके इस प्रोग्राम के लिए, और मैं चाहूंगा कि वो भी अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करके अपना जो भी कुछ अपलोड करना चाहें तो वो कर सकते हैं सर, आप अगर परमिशन दें तो। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं शायद को तो आप जानती होंगे, उसी ने ये पोर्टल बनाया। मैं उनसे बात करूंगा कि आप वो हो सके तो गुरमेश जी का भी अकाउंट इसमें ऐड कर दें। तो आई थिंक वो हो जाएगा। जब हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। Shweta, did you want to translate this part at all? Sure. So essentially, this is a link to the OneSky portal where students can upload their images, right? I mean, at this point, there's no point of doing this in English because it requires username and password, which would anyway require people to contact us. So if someone wants to upload something on the OneSky portal, please email to us or to the email address in the OneSky portal on the website, and we'll get back to you with a username and password. And then there's a relatively simple setup where you can give the name of the student, the category of the images that they have taken, and they can upload it on this portal. That's, I think, good enough. Yeah, thanks, Shweta. Okay, तो इसके बाद हम एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग टुडेज थिंग। तो आप में से किसी को पता होगा शायद, या फिर किसी को नहीं पता होगा, मैं अपना पढ़ाई ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से किया हूँ। मैं अपना पीएचडी वहीं से किया है। तो वहां पे मिस्टर जेफ मैकनामरा बोल के एक बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छे टीचर है जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते हैं। एस्ट्रोनॉमी एक टेलीस्कोप है, इनसैट टेलीस्कोप बोल के, ऑस्ट्रेलिया में है, कैनबरा में। तो वो टेलीस्कोप चलाते हैं। उस टेलीस्कोप में जो हाई स्कूल स्टूडेंट, जैसे आप लोगों की तरह स्टूडेंट्स है, वहां पे भी वहां का स्टूडेंट्स उस टेलीस्कोप से वो ऑब्जर्वेशन लेते हैं, वो डेटा लेते हैं। डेटा लेके वो लोग काम करते हैं प्रोजेक्ट के लिए। तो जेफ मैकनामरा जो है, मिस्टर मैकनामरा, वो ये सब पूरा चीज ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरा चीज हैंडल करते हैं। और वो बहुत ही एंथुसियास्टिक है, बहुत ही वो डायनामिक पर्सन है। तो हम सोच रहे थे कि कैसा रहेगा अगर जेफ को हम एक हमारे जैसे सेशन है उसमें एक बुलाएं एज अ गेस्ट स्पीकर, और वो थोड़ा स्टूडेंट से बातें करे, आप लोगों से बातें करे, यू नो कि वहां पे कैसा है। आप लोगों को वहां का जो टेलीस्कोप है, वो अगर वहीं से वीडियो कॉल करेंगे तो वहां का जो टेलीस्कोप है जिसका फोटो आप देख रहे हैं अभी, वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबेरा में है। उसका एक ऑब्जर्वेटरी है, माउंट स्ट्रॉमलो ऑब्जर्वेटरी बोल के। उस ऑब्जर्वेटरी में ये टेलीस्कोप है, और वो बहुत बड़ी अच्छी जगह है। और टेलीस्कोप भी बहुत ही नया है, और एक टेलीस्कोप बहुत नया है, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगेगा अगर हम मिस्टर मैकनामरा को इनवाइट करते हैं एज अ गेस्ट स्पीकर, एंड मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ, महीने के आखिरी में कभी, अगर हम उनको बोले कि आप यहाँ पे आके कुछ बातें करें, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें, तो ये कैसा रहेगा? ये मैं और श्वेता जी हम सोच रहे थे कि हम ये कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
बट आप लोगों को कैसा लगेगा, स्पेशली गुरमेश जी, देवेंद्र जी और आई थिंक शशि जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। आपको क्या लगता सर है, ये करना चाहिए बहुत ये? अच्छा सर, इट विल बी वेरी नाइस इफ दे जॉइन विद अस एंड सर बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा सर ये। जी थैंक यू। हम भी Yes, वही sir. सोच रहे हैं। I think, at my opinion, it will be great, and we will, achieve some more. And sorry for late joining. Actually, I was Okay, stuck in somewhere. that's okay. हाय वैभव, कैसे हैं आप? No. Hello, good afternoon. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। Today was his PTM, and he did excellent job in his exam. And some competitions are arrived, so I was engaged there. Sorry for that. That's fine, that's fine, very good, congratulations। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं, मैं और श्वेता जी जैसे बातें करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि इस महीने के एंड में अप्रोक्सीमेटली 29 अक्टूबर का जो सैटरडे है उसमें हम अगर हो सके तो जेफ को यहाँ पे इनवाइट करेंगे, हमारे क्लास में इनवाइट करेंगे, वो हमको ज्वाइन करेंगे और वो हमसे कुछ इंटरेक्ट करेंगे होपफुली। तो वो एक मुद्दा है। उसके बाद let's get started with today's materials। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम आज बातें करेंगे कि हम ब्राइटनेस कैसे मेजर करें। ये जो हम स्टार्स देखते हैं, हम बोलते हैं कि ये इतना ब्राइट है, कम ब्राइट है, ज्यादा ब्राइट, तो कैसे मेजर करते हैं, उसका क्वांटिटी क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है। तो ब्राइटनेस हम एस्ट्रोनॉमी में जो एक यूनिट है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड जो शब्द है वही डिनोट करता है कि कौन सा चीज कितना ब्राइट है। तो मैग्नीट्यूड दो तरीके का हो सकता है। एक होता है एपरेंट मैग्नीट्यूड, मतलब एज इट अपीयर्स टू द ऑब्जर्वर, जो हम देख रहे हैं उसको कैसा लग रहा है, उसको कितना ब्राइट लग रहा है, कितना डिम लग रहा है, उसके हिसाब से। और दूसरा होता है एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, जो कि ऑब्जर्वर पे, मतलब जो देख रहा है उस पर नहीं डिपेंड करता है, वो एकदम फिक्स्ड होता है नंबर, वो ऑब्जर्वर चाहे कहीं पे भी हो। ये दो तरीके का मेजरमेंट्स होता है, दो तरीके के क्वांटिटीज है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि एक स्टार या गैलेक्सी या कुछ भी चीज कितना ब्राइट है। तो एपरेंट मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कि मान लीजिए मेरे हाथ में एक टॉर्च, ठीक है, और उस टॉर्च को मैं अगर बहुत दूर लेके जाऊं तो वो ज्यादा ब्राइट नहीं दिखेगा, राइट। जितना पास होगा ज्यादा ब्राइट दिखेगा, जितना दूर होगा उतना कम ब्राइट लगेगा। इस चीज को हम बोलते हैं एपरेंट मैग्नीट्यूड, मतलब जितना ब्राइट लग रहा है हमको वो। अगर कोई चीज बहुत दूर है उसका मैग्नीट्यूड, उसका ब्राइटनेस कम लगेगा, अगर कोई चीज पास है उसका मैग्नीट्यूड, उसका ब्राइटनेस ज्यादा लगेगा। और दूसरा चीज होता है एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, मतलब मान लीजिए मैंने अगर टॉर्च का ही एग्जांपल ले लिया, तो मैं टॉर्च का जो मान लीजिए पावर है, जो वॉटेज है, कि ये टॉर्च मान लीजिए 1 वाट का बल्ब है टॉर्च में, तो वो फिक्स्ड है। टॉर्च चाहे मेरे पास हो या टॉर्च चाहे मेरे से दूर हो, वो टॉर्च अगर 1 वाट का हो या 10 वाट का हो, वो 10 वाट का ही है टॉर्च। वो मुझे कितना ब्राइट लग रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो फिक्स्ड नंबर है। तो इसी तरह एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड और एपरेंट मैग्नीट्यूड का ये अंतर है। तो इसको हम मेजर कैसे करते हैं, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो पहले आते हैं, actually let me just go back and let's see, I think it will be good, Shweta, if you can please Yes, that's a good idea. So brightness of the stars or any astronomical object, so this is measured in something that we call as magnitude. Okay, and so when you see a star, for instance, a luminous object, you have this issue that, for instance, something that is less bright but closer by will look as bright as something that's further away and very bright. So generally there is some sort of a degeneracy between how bright an object is and how far away an object is. So a star that is very close to us, that is dim, is going to appear much more brighter than a star that is farther away and very, very bright, right? And this is something that you can see quite
quite nicely if you look at a night sky and if you look at planet versus stars. Planets are generally close by. So Venus, for instance, looks really, really, really bright. But I mean, it's not definitely the brightest object. It's just a planet that's reflecting the light of the sun, right? So the stars, which are many, many, many more times brighter than Venus, look much more dimmer in the sky. So the apparent magnitude is generally sort of something that you perceive, and it's like a mixture of how bright the object is plus how far away or close by it is. Generally, a more intrinsic quantity that we look at, or something that is more an attribute of the star itself or the object itself, is something that we call as an apparent magnitude. What this apparent magnitude is that you sort of imagine that this object was like 10 parsecs away, and then you see what its magnitude would be, and that is what we call as an absolute magnitude. So one of it is denoted generally by a small letter m, the other one is denoted by a capital letter M generally. So this is just to say that if you ever see these things on a graph, that's how you kind of quickly see what it is. Yes, and so absolute magnitude, as written on the slide, is the exact brightness of an object at a fixed distance, and apparent magnitude is as it appears to you as an observer sitting on the earth. That's the quick summary of this slide. We can go forward, I think. Yeah, perfect. Thanks, Shweta. तो जैसे कि आपको शायद ऑलरेडी लग रहा होगा, हमने अभी तक बाकी के जो वीक्स है उसमें हम थोड़ा बेसिक एस्ट्रोनॉमी पढ़ते आए हैं. अब से थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा एडवांस होने वाला है. थोड़ा इक्वेशंस दिखाएंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये अब से 2-3 हफ्ते बाद हम स्पेक्ट्रोस्कोपी सीखेंगे, और स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टेलर स्पेक्ट्रम कैसे एनालाइज करते हैं वो सीखेंगे, और आप लोगों को होमवर्क भी देंगे एकदम लास्ट में कोर्स के. तो इसीलिए हमको थोड़ा थोड़ा अभी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना पड़ रहा है. तो अगर आपको कोई भी कभी भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी चीज आपको क्लियर नहीं हो, कोई भी फॉर्मूला समझ में नहीं आए, डेफिनेटली हमको तुरंत पूछ लीजिए, पूछ लेना हमको. Anyway, तो जैसे कि हम बोल रहे थे, एपरेंट मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बाद में जाके इंपॉर्टेंट होगा समझने में कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इन चीजों को. एपरेंट मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है कि मान लीजिए यहाँ पे छोटे एपरेंट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं हम किसी और चीज के रिस्पेक्ट में, मतलब किसी और चीज को 0 पॉइंट मान के या फिर स्टार्टिंग पॉइंट मान के उसके बेसिस पे हम एपरेंट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये और चीज ज्यादातर कोई एक पर्टिकुलर स्टार होता है. मान लीजिए जो वेगा एक स्टार है, वेगा स्टार को हम कभी कभी 0 पॉइंट बोलते हैं. जो यहाँ पे M1 है, जो फॉर्मूला है क्या है कि M2 - M1 इज इक्वल टू -2.5 टाइम्स log of B2/B1. यहाँ पे बहुत सारे चीज है, तो मैं एक एक करके बताऊंगा कि कौन सा क्या है. पहली बात तो M2 जो है वही एपरेंट मैग्नीट्यूड है, उसी को हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो M1 क्या है? M1 है, आप लोग कुछ बोलने वाले हैं? ओके, किसी के पास कोई सवाल था अलका जी के क्लास में? ओके, आई गेस नॉट. नो सर. हेलो सर. ओके, थैंक यू. हाँ, तो जैसे कि मैं कह रहा था, तो M2 है एपरेंट मैग्नीट्यूड जो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. मान लीजिए M1 है 0 पॉइंट बोलते हैं, तो वो कोई भी एक पर्टिकुलर स्टार का मैग्नीट्यूड हम फिक्स कर लेते हैं. B है ब्राइटनेस. B2 मतलब जो 2 है, जो सेकंड स्टार है उसका ब्राइटनेस B2 है, जो फर्स्ट स्टार है उसका ब्राइटनेस B1 है, जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हुआ कि मान लीजिए मेरा B2 जो स्टार है वो B1 से 100 गुना ज्यादा ब्राइट है. ठीक है, तो B2 ओवर B1 में मान लीजिए, एक्चुअली यहाँ पे है एग्जांपल कि मान लीजिए B2 इज 100 टाइम्स ब्राइटर देन B1, मतलब B2 ओवर B1 मतलब 100 हो गया. तो फिर M2 - M1 इक्वल टू -2.5 log of 100. log of 100 क्या होता है? log of 100 बेस 10 क्या होगा? कोई बता पाएगा? अलका जी के क्लास में कोई बता पाएगा? सर ये लॉग टेबल तो अभी बच्चों का शुरू नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ है. अच्छा,
हाँ लॉग टेबल तो सर मेरे हिसाब से 11th में जाके आता है यहाँ पे बच्चों का। ठीक है, थैंक यू, इट्स गुड टू नो। तो मैं जल्दी से वो एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे लॉग के। तो लॉग टेबल होता है जब कोई बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज हम छोटे नंबर्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तब हम एक लॉगरिथमिक स्केल में चलते हैं। लॉगरिथमिक स्केल मतलब होता है कि 10 के पावर में, 10 टू द पावर, आपको पावर तो आता होगा राइट, 10 टू द पावर 0 1 होता है, 10 टू द पावर 1 10 होता है, 10 टू द पावर 2 100 होता है। तो लॉग ऑफ 100 2 होता है उस हिसाब से, ठीक है। वो आपको उतना, फिर अगर आपका ये कवर नहीं हुआ है उतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, बट बस इतना समझ लीजिए कि लॉग ऑफ 100 2 होता है, तो -2.5 इंटू 2 होता है -5। तो आप इतना समझ रहे हैं कि ये जो B2 है, B2 जितना ज्यादा होगा, मान लीजिए मैंने B1 फिक्स कर दिया, ठीक है, B2 को मैंने बढ़ा रहा हूं, B2 अगर जितना ज्यादा होगा तो ये जो लॉग के अंदर जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा, B2 और B1 का रेशियो बढ़ता जाएगा, और वो अगर बढ़ता गया तो उसका लॉग जो है वो भी बढ़ता जाएगा। तो B2 जितना ब्राइट होगा, हमारा जो ये आंसर है जो अभी -5 है, वो और भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो नेगेटिव रहेगा बट नंबर ज्यादा हो जाएगा, -5 से -15 हो जाएगा, या फिर -20 हो जाएगा, या फिर -100 हो जाएगा, राइट। तो मतलब समझने की बात यहाँ पे ये है कि कोई स्टार जितना ब्राइट है उसका मैग्नीट्यूड उतना कम होता है, उसका अपरेंट मैग्नीट्यूड उतना ही कम होता है, उसी हिसाब से हम मेजर करते हैं। तो मैं अगर आपको कहूं कि इस स्टार का अपरेंट मैग्नीट्यूड है -5 और उस स्टार का अपरेंट मैग्नीट्यूड है -10, तो ब्राइटर कौन सा हो? जो -10 है, क्योंकि -10 कम संख्या है, वो स्टार एक्चुअली ज्यादा ब्राइट दिखता है। जो स्टार जितना ज्यादा ब्राइट दिखता है उसका मैग्नीट्यूड जैसे हम मेजर करते हैं वो सबसे कम होता है, मतलब वो माइनस रहता है इसलिए वो कम होता है, ठीक है। ये हम थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे, तो we'll come back to it. I'll finish the absolute magnitude and then maybe you can translate Shweta. Yeah. That will be better. Yeah. तो जैसे कि बोला था कि एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड जैसे श्वेता जी ने ऑलरेडी बता दिया कि सेम चीज होता है। मान लीजिए मैं अपरेंट मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट कर रहा हूं, बट दिस टाइम मैं जो ब्राइटनेस का रेशियो नहीं लेके डिस्टेंस का रेशियो ले रहा हूं, और डिस्टेंस और ब्राइटनेस उनका एक रिलेशन होता है। वो ब्राइटनेस जो है वो डिस्टेंस टू द पावर 2 में वेरी करता है। मतलब मान लीजिए मैं डिस्टेंस अगर बढ़ा दिया तो ब्राइटनेस घट रहा है, मैंने डिस्टेंस अगर 2 गुना कर दिया ब्राइटनेस 1/4 हो जाए, मैंने डिस्टेंस अगर 4 गुना बढ़ा दिया ब्राइटनेस 4 टू द पावर 2 4 टू द पावर 2 16 गुना घट जाएगा। तो उस हिसाब से डिस्टेंस और ब्राइटनेस जो है वो हम जैसे बोलते हैं कि 2 के पावर में वेरी करते हैं। तो B2 by B1 को हम जो डिस्टेंस का अगर ले लेते हैं तो वो हो जाता है कि M, कैपिटल M जो है वो है एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड, वो बन जाता है M1 minus 5 log D/10। ये 10 कहां से आया? ये 10 यहीं से आया कि एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन ही यही है कि मान लो जो स्टार या जो प्लैनेट तुम देख रहे हो वो अगर 10 पार्सेक की दूरी में हो तब वो कितना ब्राइट लगेगा हमको, ठीक है। मान लीजिए कोई भी स्टार है, मान लीजिए अपना सन है कि हमारा प्लैनेट है जो बहुत ही नजदीक है, बट हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ये मानते हुए कि वो 10 पार्सेक्स की दूरी पे है। 10 पार्सेक कितना दूर होता है ये हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आई थिंक लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक। पार्सेक करीब 3-3.5 लाइट ईयर्स होता है। तो ऐसे ये डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड का, ये डेफिनेशन है, ऐसे ही हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी जो है, डी जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा जो कैपिटल M है वो कम होता जाएगा। तो मतलब समझने की बात यह है कि मैग्नीट्यूड जितना कम होता है, मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू है, जो मेजरमेंट है, वो जितना कम होता है वो चीज उतना ही ब्राइट है। तो मैं अगर बोलूं कि मान लीजिए मैग्नीट्यूड, एक चीज का मैग्नीट्यूड 10 है और दूसरी चीज का मैग्नीट्यूड 20 है, उसमें से ब्राइटर कौन सा होगा? जिसका मैग्नीट्यूड 10 है वो ब्राइटर है, एक्चुअली वो ज्यादा लाइट दे रहा है।
तो ऐसे ही ये काम करती है, ये स्केल थोड़ा इनवर्स स्केल है, जितना कम नंबर उतना ज्यादा लाइट। Okay, now I think I'll just pause for a while so that Shweta, you can summarize this bit. Okay. So this is sort of a formula heavy slide, which talks about apparent magnitude, how to calculate apparent magnitude and absolute magnitude. So first of all, the most important thing to note over here is magnitudes, either apparent or absolute, are always a logarithmic scale. So you can see log on both the sides. So the left-hand side talks about the apparent magnitude, the right-hand side talks about the absolute magnitude, but both of them depend on logarithmic scaling, right? In the apparent magnitude, you will see something like m2 minus m1 is equal to minus 2.5 times log of b2 minus b1. So the first thing to note is m1 is something we call as a 0-point correction. That's like a reference level from where you want to measure something that you want to compare to. Okay, so that's like a reference point. So it's like asking how bright is an object compared to m1. That's the kind of question we're asking when we talk about apparent magnitude. So b here, b1, b2, they are brightnesses of the objects. Well, so m1 is corresponds to b1, m2 corresponds to b2, where b2 is the objects that you want to measure the apparent magnitude of. So when you look at the apparent magnitude, you see that m2 minus m1 is minus 2.5 times log of the ratio of b2 and b1. Okay, so the brightness, so this is how you calculate apparent magnitude. For the absolute magnitude, the thing to notice is like the ratio of b2 by b1. These scale as a distance squared, like, so something that is at a distance of something that is 10 times more in distance will be 100 times less brighter, sort of. So you scale it by the ratio of distance squared. So what you do is you kind of think of the apparent magnitude as the reference point, and then you try to calculate the absolute magnitude, just putting it into the apparent magnitude formula that you have on the left. And you see that capital M, which is your absolute magnitude, minus M1, which is the apparent magnitude, is minus 2.5 times log of B over B1. And B over B1 is square of distances, as we said. So you have D log of D over 10 squared, because 10 is the distance at which you want to measure your amplitude, absolute amplitude. And then you get the absolute magnitude is equal to M1 times M1 minus 5 times log D by 10. So this is quite equation heavy, it's what it is. So yes, I think I've done with. Yeah. Add something if you want to add, which is more. I will add a bit more text in the next slide, which is why I have this slide. तो हम दोबारा थोड़ा समराइज करते हैं. तो ये apparent magnitude और absolute magnitude का जो फंडा है, तो मैग्नीट्यूड एक क्वांटिटी है जिससे हम मेजर करते हैं कि स्टार या प्लैनेट जो भी है उसका ब्राइटनेस कितना है. मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होता है उसका ब्राइटनेस उतना कम होता है, एंड उसका उल्टा, मैग्नीट्यूड जितना कम होता है उसका ब्राइटनेस उतना ज्यादा होता है. अब मैग्नीट्यूड दो तरीके के हो सकते हैं. एक तो हम बोलते हैं एपरेंट मैग्नीट्यूड, जो ये ग्रीन में है जो दिख रहा है आपको लेफ्ट में, और दूसरा हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड जो राइट में है. एपरेंट मैग्नीट्यूड का क्या है, जैसे कि हमने शुरू में बोला कि ब्राइटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट अपीयर्स ऑन द स्काई, जो जैसे लग रहा है हमको आंख में, राइट. तो वो स्काई में है, अगर वो बहुत पास है तो ब्राइट लगेगा, अगर बहुत दूर है तो उतना ब्राइट नहीं लगेगा, फेंट लगेगा. अगर बहुत पास है तो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा क्योंकि वो ब्राइटर है, अगर बहुत दूर है तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि वो कम ब्राइट है. तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ फार अवे द ऑब्जेक्ट इज. वो आगे ऑब्जेक्ट अगर नजदीक या दूर होगा उसका अपरेंट मैग्नीट्यूड वैल्यू चेंज होता रहेगा.
और एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड जो है वो है जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लुमिनोसिटी मतलब उस ऑब्जेक्ट से जितना लाइट निकल रहा है। जैसे कि मैंने बोला, अगर एक टॉर्च है, अगर मेरे पास एक 10 वाट का टॉर्च है, वो उसमें 10 वाट का पावर, 10 वाट के हिसाब से लाइट निकल रहा है, चाहे वो टॉर्च मेरे नजदीक हो या चाहे बहुत दूर हो, डजंट मैटर, टॉर्च से वो लाइट निकल ही रहा है। तो उस हिसाब से हम एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, और उसका डेफिनेशन यही है कि अपरेंट मैग्नीट्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 पार्सेक्स। तो उस ऑब्जेक्ट को अगर हम मान लेते हैं कि वो 10 पार्सेक की दूरी में रहता, मतलब 3.5 लाइट ईयर्स की दूरी में रहता, एक्चुअली 3.5 नहीं, 1 पार्सेक इज 3.5, 10 पार्सेक इज अबाउट 35 लाइट ईयर, 35 या 32 लाइट ईयर की दूरी में रहता, तो कितना ब्राइट लगता, वो है एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, कि वो ऑब्जेक्ट, वो स्टार हमारे नजदीक है कि दूर है, उस पर मैटर नहीं करता, क्योंकि उसका डेफिनेशन ही है कि वो अगर 10 पार्सेक के डिस्टेंस में रहता तो कितना ब्राइट दिखता। ठीक है, और मेन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है, जो नीचे ऐसे ऑरेंज में लिखा हुआ है, कि द मोर नेगेटिव द मैग्नीट्यूड या फिर द लोअर द मैग्नीट्यूड वैल्यू, द मोर द ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस यही याद रखना, ये मेन बात है बेसिकली। और ये लास्ट स्लाइड है, आफ्टर दिस आई कैन श्वेता कैन समराइज दिस अगेन, बट इसमें बस सेम ही चीज दिखाया हुआ है, बट थोड़ा ग्राफिकली दिखाया हुआ है। ये जो मान लीजिए नंबर लाइन है, वहां से 0 से राइट साइड जाए तो 0 1 2 3 4 5 जैसे होता है, और लेफ्ट जाए तो -1 -2 -3 -4 जैसा होता है। ठीक है, तो जितना हम राइट की तरफ जा रहे हैं उतना फेंटर है स्टार्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। जितना हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड और कम होता जा रहा है, स्टार जो है वो, जो स्टार का वो ब्राइटनेस, वो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, वो एक्चुअली ब्राइटर है। तो ये राइट साइड पे ब्राइट होता है और लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे फेंट होता है और लेफ्ट साइड पे ब्राइट होता है। तो ये एक और चीज जो हमारा नॉर्मल यूजुअल थिंकिंग से थोड़ा उल्टा है, जैसे कि हम आज शुरू में बात किए थे कि रेड इज कोल्ड, ब्लू इज हॉट, वो भी उल्टा है। यहाँ पे भी ऐसे उल्टा है, जितना हमारा ज्यादा होगा नंबर, उतना वो ब्राइट कम है। जितना नंबर छोटा होता जाएगा, नेगेटिव हो गया, बहुत छोटा नंबर हो गया, उतना वो ब्राइट ज्यादा है। तो यही मेन याद रखने वाली बात है। और यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि बहुत सारे स्टार्स का या बहुत सारी चीजों का अपरेंट मैग्नीट्यूड क्या है। तो अल्फा सेंटोरी स्टार का अगर हम 0, बोलिए, ओके, आई थिंक वो गलती से हो गया था। तो अल्फा सेंटोरी स्टार का जो अल्फा सेंटोरी स्टार को अगर हम 0 मान लेते हैं, जैसे कि हमने अभी बात कर रहे थे कि एक 0 पॉइंट चाहिए अपरेंट मैग्नीट्यूड के लिए। कोई भी स्टार को हम फिक्स्ड मान के उसके मुकाबले कितना ब्राइट है या फिर उसके मुकाबले कितना फेंट है, वो हिसाब कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम जो अल्फा सेंटोरी स्टार है, वो हमारा एक्चुअली सन से सबसे नजदीक स्टार है, तो उसको हम 0 मान लेते हैं। उसको अगर हम 0 मान लेते हैं तो उस हिसाब से ये जो बाकी स्टार्स है, बेटलगीज है, पोलारिस है, बर्नर्ड स्टार है, हबल एंड किक टेलीस्कोप लिमिट है, ये सब बाकी जो चीजें टुवर्ड्स द राइट, मतलब ये कम ब्राइट है। अल्फा सेंटोरी से ये कम ब्राइट है। बेटलगीज जो स्टार है वो अल्फा सेंटोरी से थोड़ा कम ब्राइट है, इसलिए टुवर्ड्स द राइट है। पोलारिस जो स्टार है, जो पुल स्टार बोलते हैं हम, ध्रुव तारा भी बोलते हैं हिंदी में या बंगाली में, उसको वो और भी कम ब्राइट है अल्फा सेंटोरी से, अल्फा सेंटोरी से, इसलिए वो राइट साइड पे, इसलिए उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो कौन से स्टार्स है जिनका मैग्नीट्यूड अल्फा सेंटोरी से कम है, क्योंकि वो फिर ब्राइट ज्यादा हो गया अल्फा सेंटोरी से। तो वो स्टार्स है जैसे कि मान लीजिए सीरियस काफी ब्राइट स्टार है। सीरियस एक्चुअली द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, वो है अल्फा सेंटोरी से भी ब्राइटर है, इसीलिए वो लेफ्ट में है, नेगेटिव में। और बाकी चीजें भी है, ऐसा जरूरी नहीं कि सब हम स्टार्स का ही मैग्नीट्यूड मेजर कर रहे हैं, हम प्लैनेट्स का भी मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, मून का, सन का, सब कुछ का, क्योंकि सब चीजों का अपना अपना एक ब्राइटनेस होता है। तो वो मेजर अगर करें हम, जुपिटर, मार्स, वीनस या फिर फुल मून, ये सब बहुत ज्यादा ब्राइट है अल्फा सेंटोरी से, इसलिए ये बहुत ज्यादा नेगेटिव पे है इनका मैग्नीट्यूड। देखिए फुल मून सबसे ब्राइट है, ऑब्वियसली फुल मून सबसे ज्यादा ब्राइट है बाकी सब स्टार्स या प्लैनेट्स के मुकाबले, तो इसीलिए उसका मैग्नीट्यूड भी सबसे कम है, -13 के आसपास है। तो बस यही एग्जांपल्स थे कि जो जितना ब्राइट होगा उसका मैग्नीट्यूड उतना कम होता है, जो जितना फेंट होता है, जो जितना कम ब्राइट होता है, उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होता है।
Sweta, I would सर maybe ये if you फिर can- अल्फा सेंटोरी जो स्टार है उससे कंपेयर किया जाता है ना? हाँ, इस हिसाब एग्जैक्टली इस एग्जांपल में अल्फा सेंटोरी को आप देखिए 0 में लगा हुआ है, तो अल्फा सेंटोरी इसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो 0 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट हम जो कोई भी स्टार या प्लैनेट या कुछ भी चीज को 0 पॉइंट मानेंगे, पूरा स्केल उसके मुकाबले होगा, तो उसके कंपैरिजन में कौन ब्राइट ज्यादा है या फिर कौन फेंट ज्यादा है। तो अल्फा सेंटोरी का सर जीरो मान लीजिए मैग्नीट्यूड। हाँ, इन दिस केस अल्फा सेंटोरी को 0 माना हुआ, बस इस एग्जांपल ठीक सर। हम उल्टा भी कर सकते थे। मान लीजिए हमने सीरियस को 0 माना, ठीक है, तो सीरियस को अगर 0 मानता तो अल्फा सेंटोरी कुछ पॉजिटिव वैल्यू में होता, वो क्योंकि वो सीरियस से कम ब्राइट है। तो ये एक रिलेटिव, हम इसको बोलते हैं रिलेटिव स्केल, मतलब ये बाकी चीजों के मुकाबले या फिर एक चीज के मुकाबले बाकी चीज कम है कि ज्यादा है, वो हिसाब कर रहे हैं, वो मेजर कर रहे हैं। अपरेंट मैग्नीट्यूड वैसा ही। सर सीरियस स्टार इज ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई फ्रॉम अर्थ, धरती पे एग्जैक्टली, व्हिच इज एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बताया देवेंद्र जी ने। इसीलिए सीरियस स्टार यहाँ पे स्टार्स में से सबसे लेफ्ट में, आप देखिए सीरियस के लेफ्ट में और कोई स्टार नहीं है। सीरियस के लेफ्ट में और अगर कोई स्टार होता तो उसका मतलब ये होता कि वो सीरियस से भी ब्राइट है, बट जैसे कि अभी देवेंद्र जी ने कहा सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार स्काई में, तो सीरियस के लेफ्ट में इस स्केल में और कोई स्टार नहीं है। बाकी चीजें हैं, प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है, वीनस है, मून है, ये सब सीरियस से ब्राइट ज्यादा है, इसीलिए ये नेगेटिव में है या फिर सीरियस के लेफ्ट साइड पे है, बट और कोई स्टार नहीं है। सीरियस सबसे ब्राइट स्टार है, इसीलिए उसका अपरेंट मैग्नीट्यूड स्टार्स में से उसका मैग्नीट्यूड सबसे कम है। आई थिंक अगर अल्फा सेंटोरी का अगर जब 0 माने तो सीरियस का मैग्नीट्यूड कुछ -1 या -2 पे है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, बट श्वेता जी थोड़ा एक रिपीट कर देंगे, समराइज कर देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस ले सकते हैं if someone has. Perfect. Can you go to the slide before? Yeah. Okay. So this was kind of the summary of the previous slide where we saw the formulas for absolute magnitude and the apparent magnitude. So essentially, apparent magnitude depends on what's the distance of the star and what is the intrinsic brightness of the star. So it is the brightness as it appears to an observer sitting on the earth and pointing his telescope to the sky, right? And that's the formula that we have. And the one thing to remember is more negative the apparent magnitude is, brighter the object is. So it is, so a star that is of brightness -5, or any stellar object that is of brightness -5 glows brighter or appears to glow brighter for us on Earth than something that has an apparent brightness of apparent magnitude of -2. Okay, and generally it scales in logarithmically, and 1 unit generally corresponds to 2.5 times brighter. Absolute magnitude, on the other hand, is intrinsic to the object. This does not depend on the object because we define it as the brightness as we observe it when the object would be at 10 parsecs, right? So its actual distance does not matter. It really matters on how bright that object itself is. And yes, and the formula for that is given at the bottom of the slide. Can we go to the next slide? Okay, so here we show sort of comparisons of different stellar objects, the apparent magnitude of it, right? So you're looking at the scale on the top where you see that more negative something is, brighter it goes, more positive or bigger the number is, bigger the number for magnitude is, fainter the object is. Now, on the bottom, there are particular objects that you can see, and their apparent magnitude is listed on the scale. Moon, which is the brightest object that you see see from the Earth, has the most negative apparent magnitude, followed by the next brightest object in the sky, which is Venus, followed by Jupiter. Then the brightest star that we see from Earth, which is Sirius, that comes. Then you have Alpha Centauri, Betelgeuse, Polaris, and I think about 5.56 is where you can see by eye. After that, you cannot see by eye, it's very faint.
So this is kind of a depiction of it. One thing I do want to tell here is contrasting apparent magnitude from absolute magnitude. For instance, Sirius is the brightest star that you see from Earth as apparently bright. Okay, so its apparent brightness is very large, but it's not by far a very bright star. It's actually a very faint star in its absolute magnitude. So if you remember from last time when we talked about the HR diagram, right? So Sirius lies almost at the bottom right corner. So it is hot, but it's very, very dim. It's only apparently bright from Earth. Yes, So it lies somewhere in this white dwarf region. Okay, so if you remember, the x-axis tells you the luminosity, and so lower I go on, sorry, the y-axis tells you the luminosity, and lower I go on the y-axis, the less bright an object is. Okay, so Sirius lies somewhere around this white dwarfy area, so in the bottom corner. So it is hot, but it is very, very dim. On the other hand, if you look at Betelgeuse, it is very bright. It lies on the, the top right corner. So where you have red giants, okay? So it's very bright, it's cold. Can you go back to the new picture? Yeah. Sorry, yes. So, and if you look at, for instance, okay, you don't have over here. For instance, if you look at the other stars of Orion, like Rigel, right? So that is also bright and blue. So essentially what I'm trying to say is that this is one, not an indication of its color. Two, it's very different from what its apparent magnitudes are. Like, sorry, what their absolute magnitudes are. So apparent magnitude, you need to remember, is just what we see from Earth. It has got nothing to do with how bright the object could be, right? It's a perceived one. Yes, I think I'm done with this. Perfect. Thank you, Shweta. Thanks for mentioning that extra point, which I will actually also summarize very quickly. तो जैसा कि श्वेता जी यही कह रहे थे कि apparent magnitude तो ये हो गया इस स्लाइड में, बट वो absolute magnitude जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उससे कितना डिफरेंट है, क्या फर्क है apparent magnitude और absolute magnitude? ये दो चीजों को लेके हम बातें क्यों करते हैं? कोई भी एक से काम चल सकता था, बट द पॉइंट इज कि कोई एक से काम नहीं चलेगा, हमको दोनों ही चाहिए. क्यों चाहिए? मान लीजिए कि आप दूर से देख रहे हैं एक ट्रेन आ रही है रात में, ठीक है? तो ट्रेन का बहुत ज्यादा लाइट होता है, हेडलाइट होता है. वो जितना आपके पास आता जाएगा उतना आपको लगेगा कि वो ज्यादा ब्राइट हो रहा है ट्रेन का जो लाइट है, ठीक है? तो मान लीजिए वो ट्रेन है आपके सामने, उसके सामने जो बहुत बड़ा लाइट होता है ट्रेन के इंजन के सामने, वो जला हुआ है और आसमान में आपको तारे दिख रहे हैं. तो कौन सा ज्यादा ब्राइट लगेगा? ट्रेन का लाइट जो आपके सामने है वो ज्यादा ब्राइट लगेगा, या फिर आसमान के तारे वाले लाइट ज्यादा ब्राइट लगेंगे? कोई बता पाएगा अलका जी के स्कूल से? यस सर. जी बोलिए. ट्रेन का लाइट, ट्रेन का मान लीजिए जो हेडलाइट है, ठीक है, ट्रेन का, गाड़ी का, कुछ भी चीज का मान लीजिए, वो आपके सामने एकदम बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है और स्टार्स है आसमान में जैसे स्टार्स होते हैं. कौन सा ज्यादा ब्राइट है? आपको कौन सा ज्यादा ब्राइट, हमको कौन सा ज्यादा ब्राइट लगता है? कौन ज्यादा चमकेगा, चमक किसकी ज्यादा होगी? सर ट्रेन का सबसे ज्यादा होगा, राइट? बट जो स्टार्स है वो एक्चुअली हमको पता है, हमने वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. स्टार्स जो है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत एनर्जी होता है, उसमें बहुत ज्यादा लाइट निकल रहा होता है स्टार्स से, ठीक है? तो फिर भी स्टार्स कम चमक रहे. क्यों कम चमक रहा है ट्रेन के मुकाबले? दूर होने के कारण. एग्जैक्टली. तो यही बेसिकली श्वेता जी अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि क्योंकि ट्रेन का जो लाइट है वो उसका चमक ज्यादा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो लाइट एक्चुअली वो ज्यादा चमकदार हो स्टार्स के कंपैरिजन में. क्योंकि स्टार्स दूर है इसीलिए वो हमको कम ब्राइट लग रहे हैं. ट्रेन एकदम पास है इसीलिए वो ज्यादा ब्राइट लग रहा है, बट एक्चुअल में ट्रेन का लाइट स्टार की लाइट के आसपास भी नहीं जाता, राइट? वो बहुत ही बड़ा एक चीज है, अलग ही दुनिया है उसका, अलग लेवल का वो उसमें
ज्वाला चल रहा है, आग जल रही है, तो वो कंपेयर भी नहीं कर सकते, बट फिर भी वो बहुत छोटे 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 पॉइंट लगते हैं आसमान में। क्यों? क्योंकि बहुत दूर है। तो यही बेसिकली इसमें ये मतलब समझने की बात यह है कि एपरेंट मैग्नीट्यूड जो है उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ट्रेन का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता क्योंकि वो ज्यादा चमकदार है, स्टार्स का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा होता क्योंकि वो कम चमकदार है, एपरेंट जो लग रहा है आपको। बट अगर हम सेम चीजों का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड में, ट्रेन का जो लाइट है उसका एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा क्योंकि उसका एक्चुअल जो चमक है वो स्टार्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। और स्टार्स का जो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअल जो लाइट उसके अंदर है, जो एनर्जी उसके अंदर है, वो मैग्नीट्यूड जो है वो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड स्टार्स का बहुत ही कम होता क्योंकि उसका जो एक्चुअल ब्राइटनेस, एक्चुअल जो चमक है वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा है। तो ये एपरेंट और एब्सोल्यूट का ये जो हेरफेर है, ये यही बेसिकली बात है कि कोई अगर चीज एपरेंट मैग्नीट्यूड के हिसाब से हमको ज्यादा ब्राइट लग रहा है, ज्यादा चमकदार लग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली में ज्यादा चमकदार है, वो बस नजदीक है, हमसे नजदीक है इसीलिए ज्यादा चमकदार लग रहा है। तो ये जो स्केल है यहाँ पे एपरेंट मैग्नीट्यूड का, जिसमें अल्फा सेंटोरी 0 है, सीरियस थोड़ा नेगेटिव है, बेटलगीज थोड़ा पॉजिटिव है, ये बस हमको लगता है कि ये कौन सा कम ब्राइट है कि कौन सा ज्यादा ब्राइट है। जब तक हम टुवर्ड्स द राइट जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो ब्राइटनेस घट रहा है, हम जैसे जैसे यहाँ पे राइट साइड पे जा रहे हैं ब्राइटनेस घटता जा रहा है। बट ये एपरेंट मैग्नीट्यूड है, इससे ये पता नहीं चलता कि बेटलगीज और सीरियस एक्चुअली जो जो दो स्टार्स है उसमें से एक्चुअली कौन सा ज्यादा बड़ा है और कौन सा ज्यादा ब्राइट है। इसमें से बस ये पता चलता है कि हम जहां से उसको देख रहे हैं, हमारा जो उनसे उसके बीच में जो फासला है, उसके हिसाब से कौन ज्यादा ब्राइट लग रहा है या फिर कौन कम ब्राइट लग रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम जैसे जैसे राइट में चलते जाएंगे इस स्केल में, पहले तो बेटलगीज आ गया, फिर पोलारिस आ गया, पोलारिस और भी कम ब्राइट लगता है यहाँ पे अर्थ से। उसके बाद आता है फेंटेस्ट ऑब्जेक्ट विजिबल टू अनएडेड आई, मतलब हम खाली आंख में बिना कोई बाइनोकुलर, बिना कोई टेलीस्कोप लेके जो सबसे फेंट चीज जो देख पाते हैं उसका मैग्नीट्यूड ज्यादातर 5-6 के आसपास होता है। उसके ज्यादा अगर बढ़ गया, उससे ज्यादा बढ़ गया मैग्नीट्यूड, मतलब अगर अपना जो ऑब्जेक्ट है उससे भी ज्यादा डिम हो गया, उससे भी ज्यादा कम चमकदार हो गया, तो फिर हम खाली आंख से नहीं देख पाएंगे। उसके बाद हमको चाहिए होगा बाइनोकुलर्स, उसके बाद हमको चाहिए होगा टेलीस्कोप, जैसे कि आप हम देख सकते हैं यहाँ पे फेंटेस्ट ऑब्जेक्ट विजिबल विद हबल टेलीस्कोप या 4 मीटर टेलीस्कोप, मतलब ये टेलीस्कोप्स भी वो मैग्नीट्यूड तक देख सकते हैं। उसके बाद वो टेलीस्कोप भी नहीं देख पाएंगे उस मैग्नीट्यूड के बाद, मतलब उससे कम ब्राइटनेस वाला, उससे कम चमकदार वाले जो चीजें हैं वो टेलीस्कोप भी नहीं देख पाएगा। इसीलिए ये स्केल जैसे जैसे राइट साइड पे जा रहा है वैसे ऐसे चीजें कम चमकदार होते जा रहे हैं एपरेंटली, मतलब कम चमकदार लगते हैं हम टुवर्ड्स द राइट साइड। तो बेसिकली यही था मेनली मैग्नीट्यूड का। ऑलरेडी हम थोड़ा फ्यू मिनट्स पार कर चुके हैं, बट दैट्स ओके। नेक्स्ट टॉपिक टेलीस्कोप्स के लिए है, वो हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीक देखेंगे कि टेलीस्कोप्स कैसे काम करते हैं। वो हम थोड़ा समझाएंगे कि क्यों टेलीस्कोप में मैग्नीफाई होता है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बीच में क्या फर्क है, और हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें हमको पता चलेगा कि हम ऐसे घर बैठे बैठे, आप लोगों को होमवर्क होगा आफ्टर नेक्स्ट वीक, जैसे जब हम ये वीडियो दिखाएंगे आपको वहां पे, कि घर बैठे बैठे कैसे एक शू बॉक्स और कुछ पेपर और पिन लेके हम एक पिन होल कैमरा बना सकते हैं, और उस कैमरा से अगर आप बाहर उसको लेके निकलो, सूरज के धूप में लेके निकलो, तो उस कैमरा से एक तरकीब है, वो तरकीब हम आपको सिखाएंगे। उस तरकीब से आप घर बैठे बैठे सूरज का जो डायमीटर है, सन का जो साइज है, वो मेजर कर सकते हो इजीली। तो ये चीज हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे, बट आज हम यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो गया, तो नया टॉपिक अभी, क्योंकि टाइम भी ओवर हो चुका है, स्टार्ट ना ही करे तो बेहतर है। तो आज के लिए जो भी हमने कवर किया या फिर पहले से किसी के पास कोई क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड रिलेटेड, हमको पता है कि आज थोड़ा सा हेवी हो गया होगा, शायद थोड़ा सा फॉर्मूला आ गया। ओके गुड, थैंक यू। किसी और के पास कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, कुछ पूछना है, जानना है, बताना हो आज के बारे में या फिर पहले कोई क्लास के बारे में? Sir Astrid, do you have any question to ask? No. Okay.
सर बहुत अच्छा लगा। अभी तक केवल हम ये जानते थे कि मैग्नीट्यूड कम है तो ब्राइटनेस ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ब्राइटनेस कम है। लेकिन क्यों कम है या क्यों ज्यादा है वो आज आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और मैं कहीं अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की वजह से बाहर हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ अपना। कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। केवल आपको सर सुन पा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, स्क्रीन देखी मैंने अब। थैंक यू देवेंद्र जी। किसी और यस के पास सर, कोई? हमारी सर ड्राइव करते करते आप बात कर रहे हैं, इट्स रियली हार्मफुल। ड्राइव ड्राइव नहीं है, साइड में खड़ी है, बारिश पड़ रही है बहुत तेज। अच्छा चलिए सर, आर्यन सर एंड श्वेता जी, मैं एक बार बच्चों से डिस्कस फिर से करूंगी ये क्लास, एंड देन लेट यू नो कि कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी थोड़ा सा आज क्वेश्चन। सेशन जो था हमारा थोड़ा सा डिफरेंट था। कुछ टॉपिक्स थे इसमें लाइक मैग्नीट्यूड या अपेरेंट मैग्नीट्यूड था, ये जो है ये थोड़ा सा बच्चों का, मुझे लगता है मेरे बच्चों के लेवल से थोड़ा सा अप था। तो एक बार मंडे को मैं ये क्लास दोबारा से बच्चों के साथ रिवाइज करूंगी, एंड देन लेट यू नो कि कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल, फिर हाँ, तो आप बहुत ही एनीवेज बढ़िया। WhatsApp में भी लिख सेशन, सकते हो अगर प्रॉब्लम है तो। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। चलिए, थैंक यू। थैंक यू जी। गुरमीत जी के और क्लास बच्चा में किसी का भी कुछ कोई क्वेश्चन पूछना है? है तो पूछ लीजिए। एकता, निधि, संजना, आई एम हैप्पी टू सी यू रियली। आज आयन जी, आज हमारे यहाँ पे रेनी डे है और आज बच्चों की हाँ, स्ट्रेंथ स्कूल में काफी कम रही, लेकिन फिर भी ये बच्चे दे आर ईगर टू अटेंड दिस सेशन। सो ये यहाँ पे है, आई एम हैप्पी टू सी देम ऑल। यस पूछना है डेफिनेटली, बेटा हमको कुछ भी तो बड़ा पूछ खुशी लीजिए, होगा। अदरवाइज मंडे क्लास में फिर से करेंगे ये वाला सेशन, एंड देन देखते हैं क्या होता है। किसी को कुछ नहीं पूछना? आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया? मैं सवाल पूछूं? उर्मेश जी, कोई आपकी सवाल क्लास से चलेगा? कोई पूछना चाह रहा है कोई बच्चा? पूछना है किसी को कुछ? किसी को फिलहाल कुछ नहीं पूछना है? सर कोई ने बात बहुत नहीं। अच्छे हाँ, से समझाया, आई होप समझ में आया होगा। कोई बात नहीं। और आप जैसे कि शशि जी ने बताया आप लोगों को, गुरमेश जी, देवेंद्र जी, आपको भी अगर वक्त मिले नेक्स्ट वीक कभी, अगर हो सके तो ये थोड़ा क्लास के साथ बैठ के डिस्कस कर लीजिएगा। हो सके स्टूडेंट्स आपसे सवाल करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो, ये भी हो सकता है। तो अगर कोई भी बाद में कोई सवाल आता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा, श्वेता जी या फिर मैं, डेफिनेटली हम उसका आंसर करेंगे। बट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट दिन आई प्रॉमिस और कोई इक्वेशन नहीं होगा, बस पिक्चर्स होंगे। तो होपफुली आप लोगों को इतना समझने में दिक्कत नहीं होगा जितना आज हुआ। One thing, as Angie told us that next month we will work on pinhole camera, I think. So we have pinhole projector in our lab. एकता जरा दिखाना सर को पीछे से उठा के, क्या हम इसी को यूज कर सकते हैं या फिर हमें बनाना, मतलब जैसा आपने कहा कि कोई बॉक्स लेके हमें बनाना ही है, सो दैट विल बी अ प्रोजेक्ट, और मतलब हम इसे यूज कर सकते हैं। Oh, they have a fancy setup. ये हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सेटअप है, हमको इतना सोफिस्टिकेटेड की जरूरत ही नहीं है। तो हम जो करने वाले हैं, हम जो वीडियो दिखाएंगे आपको, वो मेन प्रोजेक्ट नहीं है। मेन प्रोजेक्ट जो आएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रम एनालाइज करने का, वो लास्ट में होगा। उस पर थोड़ा एडवांसमेंट चाहिए होगा। उसी के लिए हमने शुरू में ये जो रिक्वायरमेंट रखा था कि क्लास 8 से 10 के बीच में होता तो अच्छा है, तो वो लास्ट में होगा। अब तो हम अब तक जो पढ़ाते आ रहे हैं वो थोड़ा बेसिक ही था, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा एडवांस जाएंगे। तो तो बेसिकली ये हमें मेन एक प्रोजेक्ट नहीं है। कार्डबोर्ड, एक बॉक्स अरेंज करना होगा नेक्स्ट सेशन के लिए, एक छोटा सा। नहीं, नेक्स्ट सेशन के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे। अगर आज टाइम मिलता तो हम वो कवर कर देते, पर टाइम खत्म हो गया क्योंकि। तो हम नेक्स्ट सेशन में आपको वो वीडियो दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। उसके बाद वाले, और फिर आप लोग देखिए, जब हम कर रहे हैं तो वो यहाँ पे रात है, मेरे यहाँ पे रात है, तो मैं ऐसे करके नहीं दिखा पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली। मतलब कर सकता हूँ बट अभी सूरज नहीं होगा, रात के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम ये कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट सेशन आपको वीडियो दिखाते हैं, यूट्यूब वीडियो। बहुत ही छोटा वीडियो है, 8 ही मिनट का वीडियो है, तो बहुत ही ईजी है वो। और जैसे कि आप लोगों ने दिखाया, आपका जो स्कूल के लैब में जो है पिनहोल कैमरा,
वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, वो बहुत ही एडवांस वर्जन है। हम जो बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही ऐसे खिलौना जैसा होगा, बट उसी से आप सन का जो डायमीटर है वो मेजर कर सकते हैं। वो बहुत ही छोटा होगा, उसको कैरी करना भी मुश्किल नहीं होगा। तो वो हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीक। फिर आप लोग जाके वो बनाएंगे, 1 हफ्ता टाइम रहेगा आपके पास ऑब्वियसली। और फिर उसके अगले हफ्ते हम आके वापस देखेंगे कि क्या क्या वो आप फोटो ले सकते हैं। उसका फोटो लेके, जैसे कि मैंने आपने वो दिखाया आज शुरू में पोर्टल में, तो वो पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं कि ये पिनहोल कैमरा का ये तस्वीर है, यहाँ से सन का जो इमेज आ रहा है उसका ये तस्वीर है। फिर उसको उसमें हम बता देंगे कि कैसे मेजर करते हैं सन का साइज। फिर वो मेजर करके वो भी आप बता पाएंगे 2 हफ्ते फ्रॉम नाउ, 2 वीक्स फ्रॉम नाउ। सो शशि जी नेक्स्ट वीक आप जब आएंगे तब कोई कार्डबोर्ड रखने की जरूरत नहीं है, तब हम दिखाएंगे। उसके बाद वाले वीक में हम करके लाएंगे। शशि जी आप ये पिनहोल कैमरा किसके लिए यूज करते हो? आपने क्या क्या किया है उसके साथ? मैम फिलहाल तो बच्चों को वही है, सन का ही ये दिखाने के लिए। अदरवाइज और पिन होल कैमरा जो है जब सोलर एक्लिप्स वगैरह होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये इन चीजों के लिए यूज किया है अभी तक। तो उन लोगों ने एक्लिप्स देखा है उससे? नहीं, एक्लिप्स नहीं देखा है अभी तक फॉर्चुनेटली हमें देखने का मौका मिला नहीं है जब से लैब 25 सेटअप हुई है तब से हुआ नहीं है। 25 अक्टूबर को सोलर एक्लिप्स है। हाँ जी सर। 25 अक्टूबर को सोलर एक्लिप्स है, 20 दिन भी नहीं रहे हैं अभी। चलिए, ये तो अभी और सोने पे सुहागा हो गया कि हम यही सेशन में चल रहा है और यही हमारा होमवर्क हमें मिल जाएगा देखने के लिए सो वी विल वर्क ऑन दैट। और एक सर सीडीओ सर, जो हमारे आदरणीय सीडीओ सर ने, उन्होंने कहा भी है कि सभी टीचर जो है अपने स्कूल में जाके सोलर एक्लिप्स दिखाएं 25 तारीख में। तो ये बढ़िया एक मौका है कि हम बच्चों को एक रेयर जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है वो हम दिखा सकते हैं। उसके लिए सर मैंने आयान सर से कहना चाहूंगा और श्वेता जी से, मैंने एक सोलर फिल्टर अभी ऑर्डर किया है। जो हमारे स्कूल में जो मिला है वो 2 इंच डायमीटर का सोलर फिल्टर है। तो उसमें क्या है कि मुंह मतलब सन दिखता है लेकिन इतना बढ़िया नहीं दिखता, मतलब वो इसका ब्राइटनेस और उसका जो क्लियरिटी है वो इतनी बढ़िया नहीं आती है। बट मैंने 5 इंची का मंगाया है, 5 to 6 इंची का, तो उससे ज्यादा बढ़िया सर देख पाएंगे हम सोलर इक्लिप्स को। 5-6 इंच का आपने फिल्टर मंगाया है या फिर आपने टेलीस्कोप मंगाया? मुझे समझ में नहीं आया सर सोलर फिल्टर, जो सोलर फिल्टर जो हाई मतलब इंटरनेशनल लेवल के होते हैं सर। ओके, चलिए बढ़िया बात है। गुजरात से सर परचेज किया है स्कूल के लिए। जी बहुत बढ़िया। हम उम्मीद करते हैं कि सोलर इक्लिप्स के दिन वेदर अच्छा रहे और आप सब लोगों को स्कूल से ये जो आपके पास जो टेलीस्कोप है, पिनहोल कैमरा है, ये जो सोलर फिल्टर है, ये सब आपको यूज करने का मौका मिले और आप सब स्टूडेंट्स मिलके, टीचर्स मिलके एक साथ देख पाए, तो बढ़िया रहेगा। हमारा क्लास तो आज 8 है, तो 15 को होगा और 22 होगा। उसके बाद 3 दिन बाद इक्लिप्स है। फिर हम जो 29 तारीख का जो क्लास है उसमें हम देखेंगे, बातें करेंगे। आप अगर कोई फोटो ले पाए अच्छे अच्छे तो वो अपलोड कर दीजिएगा। जैसे कि आप व्हाट्सएप में अपलोड करते आ रहे हैं वैसे ही ये पोर्टल में भी कर दीजिएगा। शशि जी आई थिंक थोड़ा लेट ज्वाइन किए, तो मैं बस यही बताना चाहूंगा कि जो पोर्टल है, एक नया पोर्टल है, उसका लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। जैसे कि आप लोग एल्कल ब्लूम प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, अपलोड करते हैं, उसके लिए आपके पास जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है, उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप यहाँ पे भी लॉगिन करके आपके स्कूल के बच्चों ने जो भी फोटो लिया होगा, सैटर्न, मून, जुपिटर, जो भी है, और अभी जो आने वाले हैं, वो सारे अपलोड कर सकते हैं स्टूडेंट के नाम देके और ऑब्वियसली आपका नाम देके और डिस्क्रिप्शन देके। वो लिंक कहाँ पे अपलोड करना है वो मैं अपलोड कर दूंगा। और मैं अपने टीममेट को भी बोलूंगा कि गुरमेश जी का भी एक अकाउंट क्रिएट कर दे, तो वो भी हो जाएगा। सर न्यू यूजर भी कर सकते हैं अपना अकाउंट क्रिएट? न्यू यूजर कर सकते हैं, बट जैसे कि श्वेता जी ने बताया था, वो कोई भी अगर न्यू यूजर है तो वो हमको कांटेक्ट करना पड़ेगा, हम उनके लिए अकाउंट बना देंगे। फिर उसके बाद से वो अकाउंट यूज करके अपना जब भी टाइम हो अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, ठीक है। चलिए फिर अगर किसी के पास और कोई क्वेश्चन या कमेंट नहीं हो तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ।